जल्दी जल्दी सर पर पल्लू घूंघट में चेहरा छिपाते हुए नहाने भागी। तभी पीछे से उसकी ननद रजनी भी कमरे में आते हुए बोली, ये देखो जी, बहू आई है आइटम नंबर करनी। ससुराल का कोई रीति रिवाज है या नहीं पता नहीं, फिलहाल तो संध्या सबकी बातों को अनदेखा कर नहा कर आई और मुस्कुराते हुए श्यामा देवी से बोली, माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? ओ तो आखिरकार तुम फ्री हो गई। यह भी नहीं पता कि ससुराल में कब सोते हैं कब उठते हैं। मैके का राज बना रखा है क्या? पहले दिन ही दिमाग खराब कर दी, आते ही दिखा दी ना अपनी होशियारी। सास की बात सुन बेचारी संध्या सहम गई, फिर धीरे से बोली, माँ जी, पता ही नहीं चला कैसे आंख लग गई। बस बहाने मत बनाओ, बहुत देखे हैं ऐसे ऐसे बहाने। चुपचाप जाकर किचन में पराठा सब्जी दाल सब बनाओ, और हाँ, देर नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे ससुर जी 8 बजे नाश्ता करते हैं। किचन में जाकर संध्या खाने की तैयारी करने लगी। गर्मी इतनी भयंकर थी कि बेचारी पसीने पसीने हो गई। नहाया न नहाया सब बराबर हो गया। मन ही मन वो सोचने लगी, माँ ने तो कभी इतना नहीं करने दिया था, लेकिन तब वो एक बेटी थी और आज वो बहू है। एक तो गर्मी, ऊपर से सास की मिर्ची जैसी तीखी बोली बेचारी संध्या के लिए बर्दाश्त के बाहर होता था। शाम को संध्या की माँ सीमा जी का फ़ोन आया, कैसी है मेरी बेटिया रानी? ससुराल में सब ठीक है ना? कैसा रहा तुम्हारा ससुराल का पहला दिन? माँ की आवाज़ सुन संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन सोचा, माँ को क्या बताएं कि पहले दिन ही उसे सास ननद से कितना प्यार मिला है। फिलहाल तो वो आंसू पोंछ मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ, सब बहुत अच्छे हैं, आप चिंता मत करो। माँ की ममता थी, वो आवाज़ सुनते ही दिल पिघल जाता है, लेकिन वो झूठ बोल रही थी कि ताकि माँ न रोए। खैर, पहला दिन तो कटा। रात को थकी हुई संध्या जैसे तैसे सोई थी। सुबह फिर वही आवाज़, बहू, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? फिर ड्रामा कर रही है। श्यामा देवी की बातें जैसे बहू को काट खाए। संध्या फिर भागते हुए किचन में गई। नाश्ता कर अविनाश ऑफिस चला गया था। अब पूरा घर संध्या के सिर पर रजनी झूठ मूठ की तबीयत खराब बताकर आराम कर रही थी। पहले तो वह थोड़ा बहुत कम काम भी करती थी, लेकिन संध्या के आने के बाद बिल्कुल आराम। बेचारी संध्या अकेले घर का पूरा काम करती, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना नाश्ता सब कुछ। ऊपर से बीच बीच में सास के ताने भी सुनने को मिलते, बहू वे तुम्हारी माँ ने तो रानी बनाकर रखा होगा मायके में, लेकिन यह मायका नहीं है, ससुराल है, यहाँ काम भी करना पड़ेगा, वो भी फुर्ती के साथ। हाथ थोड़ा जल्दी जल्दी चलाओ। श्यामा देवी की बोली तीर की तरह चुभती थे। फिर भी संध्या खामोश थी, क्योंकि माँ ने कहा था, ससुराल में सहना पड़ता है बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बस इसी इंतजार में संध्या अपना दिन काटने लगी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। 2-3 महीने बाद ही एक दिन अचानक सुबह सुबह संध्या की तबीयत खराब हुई, तो अविनाश संध्या को डॉक्टर के पास ले गया। जांच हुई, रिपोर्ट आई, संध्या माँ बनने वाली थी। घर आकर अविनाश ने अपनी माँ से कहा, माँ, एक खुशी की खबर है, संध्या प्रेग्नेंट है। इतना सुनते ही श्यामा देवी का चेहरा कठोर हो गया। लो, अब यह भी सुनना बाकी था। अभी 2 महीने भी नहीं हुए और बच्चा पालने की तैयारी। अरे पहले घर के काम काज तो समझ लेती, कुछ जिम्मेदारी तो समझ लेती। संध्या को लगा कि उसके माँ बनने की खुशखबरी सुनकर श्यामा देवी खुश हो जाएगी, लेकिन यह खुशखबरी भी उसके लिए ताना ही बनी। घर में कोई मिठाई नहीं बटी, न कोई बधाई। उल्टे रजनी ने ताना मारा, वाह भाई जी, आप तो बड़ी जल्दीवादी निकली। तभी श्यामा देवी बोली, बहू, डॉक्टर के पास क्यों गई थी? नौटंकी की भी इंतजाम है। छोटी छोटी बातों पर डॉक्टर श्यामा देवी संध्या को घूरते हुए बोली। सास ननद की बातें सुन संध्या की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन संध्या किचन में काम कर रही थी।
तो उसे चक्कर आने लगा, जिससे संध्या दीवार का सहारा ले खड़ी हो गई, जो रजनी ने देख लिया और ज़ोर से चिल्लाई, अरे अम्मा देखो तो, बहू अभी से आराम के मूड में आ गई, बहाना बना रही है काम से बचने का। तो श्यामा देवी ने तुरंत आंखें तेरी तेरी तू नहीं आई है बहू, अभी से चक्कर वक्कर, हमारी ज़माने में तो खेतों में काम करते करते ही बच्चे पैदा हो जाते थे, और तुम्हें अभी से चक्कर आने लगे। कोई बहाना नहीं चलेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सीधे साधे श्यामा देवी ने अपना फरमाइश सुना दिया। इधर खाने की महक से संध्या परेशान थी, बार बार उसे उल्टी आने लगी, ना कुछ खाने का मन करता और न ही बनाने का, लेकिन मजबूर थी क्योंकि वह उस घर की बहू थी। काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे खाना खाए या न खाए। खाना बनाते बनाते संध्या का मन इतना भर जाता कि वह खाना ही नहीं खाती, जिसके चलते धीरे धीरे वह कमज़ोर होने लगी। चेहरे पर पीली छाया आ गई, आंखें अंदर धंसने लगी। एक दिन संध्या को जोर का चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अविनाश उसे ले अस्पताल भागा, जहां डॉक्टर ने कहा कि हीमोग्लोबिन बहुत कम है। अगर यही हाल रहा तो माँ और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात सुन अविनाश हक्का बक्का रह गया। घर आकर उसने संध्या को समझाया, संध्या यह क्या है, अगर तुम ढंग से खाओगी नहीं तो हमारा बच्चा कैसे स्वस्थ रहेगा, तुम भी स्वस्थ कैसे रहोगी। देखो मैं रोज़ तो घर नहीं रहता, तुम्हें पता है ना, मुझे अक्सर दूर जाना पड़ता है, मेरी नौकरी ही ऐसी है। मुश्किल से मैं 10 दिन में कभी 1-2 दिन के लिए ही घर आ पाता हूँ। तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा। फ़िलहाल तो मैं अभी छुट्टी पर ही रहूँगा, अब कभी नहीं जाऊँगा जब तक तुम पूरी तरह से ठीक न हो जाती और हमारे बच्चे को जन्म नहीं देती। थोड़ी देर बाद संध्या की माँ का फ़ोन आता है। बेटी के आवाज़ में कुछ थकावट उन्हें महसूस हुई तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटी, आवाज़ क्यों कमज़ोर लग रही है। संध्या ने फिर झूठ बोला, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थक गई थी, सब ठीक है। लेकिन इस बार सीमा जी को कुछ शक हुआ और उसी शाम संध्या के माँ बाप संध्या के ससुराल पहुँच गए। अचानक से संध्या के माँ बाप को देख श्यामा देवी मुंह बनाते हुए धीरे से बड़बड़ाई, लो आ गए अब मायके वाले भी। बेटी को जरा सा भी कुछ हुआ नहीं कि तुरंत आ पड़ते हैं। इन्हें लगता है जैसे इन्होंने रानी बनाकर रखा था बेटी को, जैसे ही वे मैं भी रखूं। सीमा जी अंदर आई और जैसे ही उनका सामान श्यामा देवी से हुआ, रूखा सूखा सा नमस्ते कहकर सीमा जी तुरंत संध्या के कमरे में गई। संध्या को देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी कमज़ोर सी, मुरझाई सी, आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे, यहाँ तक कि अगर संध्या थोड़ी देर कुछ बोल दे तो हाँफने लगती थी। खून की कमी और कमजोरी की वजह से संध्या बुरी तरह से टूट गई थी। सीमा जी बेटी की हालत देख रो पड़ी। वह तुरंत ही श्यामा देवी के पास गई और बोली, बहन जी आपके अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज़ है या नहीं? यह क्या हाल बना दिया है आपने मेरी बेटी का। सीमा जी का गुस्सा देख भला श्यामा देवी कैसे चुप रहती, वह भी गरजते हुए बोली, बहन जी यह क्या तरीका है बेटी के ससुराल में आकर बात करने की। अच्छा तो अब आप मुझे तरीका बताएंगी? व्यंग में बोली सीमा जी। ठीक है, मेरा तरीका ख़राब है, आप अपना तो बताइए। आपकी बहू माँ बनने वाली है और उसकी हालत आपने क्या बना रखी है। भिखारी तो नहीं हो आप लोग, अच्छा खासा घर है, खाने को है, फिर भी संध्या की ऐसी हालत क्यों है। देखो बहन जी यह मेरा घर है और हर चीज़ रखा पड़ा है, आपकी बेटी खाए न खाए हमसे नहीं मतलब, अब हाथ से तो खिलाने नहीं जाऊंगी ना। आज तक तो मैंने अपनी बेटी को हाथ से खिलाया ही नहीं, तो भला बहू को क्यों खिलाऊं? किसी ने उसका हाथ नहीं रोका है, खाती क्यों नहीं? हाँ आंटी जी माँ सही कह रही है,
किसी चीज़ में ताला नहीं बंद है। भाभी को जो खाना है वह खाती क्यों नहीं? अब उन्हें उनका ही बनाया खाना पसंद नहीं आता है, तो हम क्या करें? अब उनके लिए हम होटल से तो खाना नहीं मंगा पाएंगे ना। माँ बेटी दोनों एक ही बोल रही थी। सीमा जी ने दोनों को ध्यान से देखते हुए बोली, रजनी, तुम मेरी बेटी की जैसी हो। बेहतर होगा कि तुम चुप रहो, नहीं तो अगर संध्या को कुछ हुआ या उसके बच्चे को कुछ हुआ तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ के साथ साथ तुम्हें भी जेल भेज दूँ, और मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। इसीलिए मेरे से जवान लड़ाने की कोशिश भी मत करना। सीमा जी का गुस्सा देख दोनों ही माँ बेटी सपका कर चुप हो गई। सीमा जी वापस संध्या के पास गई। उसकी हालत देख अविनाश से बोली, अविनाश बेटा, एक काम करते हैं, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। एक बार संध्या को मैं अपनी जान पहचान की डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ। बहुत अच्छे और बहुत पुराने डॉक्टर हैं, मैं उन्हें बरसों से जानती हूँ। एक बार ले चल के संध्या को उनको दिखा देते हैं। अविनाश के लिए भी यह सब कुछ पहली बार ही था। उसकी माँ तो कुछ उसका साथ नहीं दे रही थी। क्या करना क्या नहीं करना कुछ बताने को तैयार नहीं थी। इसीलिए अविनाश भी सीमा जी की बात मान तुरंत संध्या को अस्पताल ले गया, जहां सीमा जी की ले गई, जहां डॉक्टर संध्या के ऑपरेशन की आशंका जताते हुए बोली, अगर शरीर में पोषण नहीं पहुंचता तो जुड़वा बच्चों में एक ही जान भी जा सकती है। इतना सुनते ही अविनाश फूट फूट कर रो पड़ा। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैं संध्या का ध्यान नहीं रख पाया। मैं एक पति एक पिता होने के लायक भी नहीं। आत्मा तो सीमा जी को भी रो पड़ी थी बेटी की हालत देख, लेकिन फिर भी खुद को मजबूत करते हुए उन्होंने अविनाश को समझाते हुए कहा, अविनाश बेटा, खुद को संभालो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम तो अपनी माँ, बहन, अपने परिवार के पास अपनी पत्नी को छोड़कर नौकरी करते थे। तुम्हें जब भी टाइम मिला तुम संध्या के पास आते थे। जब से तुम्हें संध्या की हालत के बारे में पता चला तुमने छुट्टी भी ले ली है। तुम जितना कर सकते थे तुमने किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कोई भी मर्द घर और बाहर एक साथ नहीं देख सकता, लेकिन हाँ, अभी भी तुम्हारे पास समय है। अब फैसला तुम्हें लेना है कि तुम अपने परिवार को कैसे और किसके साथ रख सकते हो। सीमा जी की बात सुन अविनाश को कुछ हिम्मत मिली। मन में कुछ सोचते हुए उसने संध्या की दवाइयाँ ली और उसे लेकर घर आया। थोड़ी देर बाद सीमा जी जब जाने लगी तो श्यामा देवी से बोली, बहन जी, अभी भी समय है, सुधर जाओ। अगर यही हाल रहा तो अगली बार एम्बुलेंस नहीं पुलिस लेकर आऊँगी। सीमा जी की धमकी सुन दोनों ही माँ बेटी की हालत खराब थी। इस समय श्यामा देवी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। श्यामा देवी पहली बार चुप हो गई। रजनी का मुंह उतर गया। अब मामला इज्जत से बैठकर जिंदगी पर आ गया था। 2 दिन बाद रात को अचानक संध्या के पेट में तेज दर्द होने लगा। अविनाश उसे लेकर अस्पताल भागा तो डॉक्टर ने तुरंत ही संध्या को भर्ती कर उसका ऑपरेशन किया और संध्या को 2 जुड़वा बेटियां हुई। लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि बच्चियां बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि माँ को गर्भावस्था में भरपूर पोषण नहीं मिला। ये सुन अविनाश की आंखें भर आई। ये सब मेरी गलती है। तभी वहाँ श्यामा जी और रजनी जी भी आ गई। बच्चियां को देख श्यामा देवी मुंह बनाते हुए बोली, लड़की वो भी 2-2, अब ये पालेगी कैसे? तभी रजनी बोली, किस्मत ही खराब है इस घर की। माँ बेटा होता तो बात और थी। माँ और बहन की बात सुन अविनाश ने गुस्से में कहा, माँ, बच्चा लड़की हो या लड़का, हमारी औलाद है, और आगे से मेरी बीवी या बच्चों के बारे में कोई भी ताना मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अविनाश का गुस्सा देख दोनों माँ बेटी चुप हो गई। तभी बगल के बेड पर एक और मरीज का परिवार था। शायद वह भी एक माँ थी। श्यामा देवी को देखते ही बोली, अरे यही सास है क्या? जरा इसका चेहरा दिखाना।
हे राम, यह तो चेहरा से ही खतरनाक लग रही है। अरे बहन जी, इंसानियत नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? तुम्हारी भी एक बेटी है, जरा अपनी बेटी के बारे में भी सोच कर देखो। जो तुमने बहू के साथ किया वही तुम्हारी बेटी के साथ कोई करता तो कैसे लगता? अभी भी तुम्हें बहू की और बच्चों की हालत दिखाई नहीं दे रही है? तुम्हें तकलीफ़ इस बात की हो गई कि लड़कियां पैदा हो गई, तुम आई ही क्यों अस्पताल में, घर पर ही रहती। उस औरत की बात सुन और श्यामा देवी को देख सीमा जी मुस्कुरा पड़ी। सीमा जी का मुस्कुराना श्यामा देवी के तन बदन में आग लग गई। अब वह वहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी, इसीलिए अविनाश से बोली, अविनाश, मैं घर जा रही हूँ, जिस दिन डॉक्टर छुट्टी देगा बहू को लेकर घर आ जाना। कहते हुए श्यामा जी जैसे ही जाने लगी, अविनाश ने कहा, माँ, आप उसकी चिंता मत करो, आप आराम से अपने घर जाओ। संध्या को जब यहाँ से छुट्टी मिलेगी तो मैं उसे अपने घर में ले जाऊंगा, आपके घर में नहीं। बेटे की बात सुन श्यामा जी ने हैरानी से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा कौन सा घर हो गया? अभी वह मेरा घर है, समझे? समझ रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि आपके घर नहीं जाऊँगा, मैं अपना किराए का घर ले लूँगा, फिर संध्या को ले जाऊँगा। तब तक संध्या अपने मायके जाएगी, क्योंकि उसे अभी एक माँ की ज़रूरत है, उसे देखभाल की ज़रूरत है, जो आपसे तो सपने में हो नहीं पाएगा। और वैसे भी मैं आपके भरोसे अपने परिवार को छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। अविनाश की बातें सुन सीमा जी बस श्यामा जी को देख मुस्कुराकर ही रही थी। सीमा जी का मुस्कुराना ही श्यामा देवी के लिए काफ़ी था। गुस्से में भनभनाती हुई बिना कुछ बोले श्यामा देवी चली गई। अस्पताल से छूटकर संध्या अपने मायके चली आई और कुछ ही दिनों में अविनाश, संध्या और दोनों बच्चियों को लेकर एक किराए के छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो गया। समय निकलता गया। करीब 8-9 महीने बाद एक दिन रोती हुई श्यामा देवी अविनाश के घर पहुंची और बेटे के आगे रोते हुए बोली, बेटा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तूने अपनी माँ को छोड़ दिया? एक बार पूछने भी नहीं आता, झांकते भी नहीं आता, देखते भी नहीं आता है कि तुम्हारी माँ जिंदा है या मर गई। तुम्हारे पापा की नौकरी जाने के बाद एक तुम्हें है तो हमारा सहारा था, तुमने भी हमें छोड़ दिया। तुम्हारी बहन की शादी करनी है, उसके बारे में नहीं सोचा। अविनाश और संध्या श्यामा देवी का बदला हुआ रूप देख हैरान थे। श्यामा देवी का ऐसा रूप तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, जो आज उन्हें दिखाई दे रहा था। तभी श्यामा देवी ने कहा, बेटा, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। बेटा, घर चल, वह घर तुम लोगों के बिना अधूरा है, सूना सूना है। नहीं माँ, बड़ी मुश्किल से तो मैंने संध्या की और अपने बच्चों की जान बचाई है। अब मैं दोबारा उनकी जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। बेटा, मैं मानती हूँ, बोला ना मैंने कि मुझसे गलती हो गई, मैं बदल गई हूँ। तुम जैसे रहना चाहो बहू वैसे ही रहना, चाहे तुम लोग रह सकते हो। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहने वाली हूँ और न ही घर परिवार में कोई भी दखल दूंगी। वह तुम्हारा घर है, तुम लोग अपने हिसाब से संभालो। एक बार भूलकर सब कुछ अपनी माँ को माफ़ करके घर चलो। बहू समझाओ ना अविनाश को। कहते हुए श्यामा देवी संध्या से बोली। संध्या ने ध्यान से श्यामा देवी के चेहरे को देखा तो उसे लगा कि श्यामा देवी को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है और रिश्ते इतनी आसानी से तो टूटते नहीं। तो जब श्यामा देवी खुद सामने से चलकर अपनी गलती मानते हुए माफ़ी मांग रही है, तो हमें भी सब कुछ भूलकर एक मौका तो देना ही चाहिए। अविनाश को समझाते हुए संध्या एक बार फिर से अपने ससुराल की दहलीज को पार कर गई। अपने ससुराल की दहलीज को पार कर गई, लेकिन इस बार उसे वहाँ पर तिरस्कार नहीं, इज्जत मिलती थी, मान सम्मान मिलता था। उसका
अधिकार मिला था। और सबसे बड़ी बात, अब सास की बोली